अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बीस क्रैश कोर्स। आज का जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ 27th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इससे पहले जो 26 तरमीमें जो 26 अमेंडमेंट्स हैं वो एक और लेक्चर है, हमने वो कवर कर चुके हैं। यू कैन फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा 27th अमेंडमेंट है। सिंस दिस इज़ अ बेंचमार्क अमेंडमेंट आफ्टर 18 अमेंडमेंट, तो इसको हमने एक अलग से लेक्चर में कवर अप किया है। तो जी पहले हम पूरा एक प्रीव्यू ले लेते हैं, तो उसके बाद विल कम ऑन वन बाय वन ऑन ऑल द अमेंडमेंट्स जितनी भी जो मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं। जो इनैक्टमेंट इसकी हुई है 13 नवंबर 2025 को। एंड देन इंट्रोड्यूस सबसे जो मेजर एक चंक है, जो सबसे जो बड़ा एक इस अमेंडमेंट का पार्ट है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। सुप्रीम कोर्ट का जी रोल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया इसमें, रोल एडजस्ट हुआ है बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट सिविलियन एंड क्रिमिनल मैटर्स पे आ गई। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए आपको एक अलग से कोर्ट मिल गई विच इज़ एफसीसी। दूसरा, आपके हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनके ट्रांसफ़र के प्रोसेस को मॉडिफाई कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अथॉरिटी है टू रिकमेंड ट्रांसफ़र टू द प्रेसिडेंट, एंड देन प्रेसिडेंट विल पास द ऑर्डर कि जी इस हाई कोर्ट की जज को हम फ़लाँ सूबे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू द अनदर प्रोविंस। अब उनको जो है वो एक्सेप्ट करना है विद इन 30 days। इफ़ वो जज अगर रिफ्यूज़ करता है तो दे विल फेस डिसिप्लिनरी एक्शन। उसके बाद फिर आ जाता है जी कमांड स्ट्रक्चर ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो आपका रीडिफाइन हो गया। अमेंडमेंट्स आ गई इन आर्टिकल 243 विच इज़ रिलेटेड टू द कमांड स्ट्रक्चर ऑफ द आर्म फोर्सेस। उसमें फिर आपके जो चीफ ऑफ आर्म जो स्टाफ था वो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको इन्होंने एज CDF कर दिया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सो एयरफोर्स, नेवी एंड द लैंड फोर्सेस आर अंडर वन हेड। एक प्रॉपर क्लैरिटी आ गई आपकी, एंड एक नई पोजीशन क्रिएट हो गई विच इज़ कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड टू ओवरसी न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स। एक स्पेशल ऑफिस भी बना दी जो कि न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एसेट्स को देखेगी, जो कि PM अपॉइंट करेगा बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। फिर जी आ जाता है हमारे पास प्रोविजंस टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, इम्यूनिटी, हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्म फोर्सेस। उसके साथ गवर्नर को भी टेन्योर की इम्यूनिटी मिल गई, प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इम्यूनिटी। एंड देन जो आपकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थी वो अबॉलिश हो गई 27 नवंबर 2025 को। और आपके जो लास्ट चेयरमैन जो रहे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, दैट वाज साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, दैट वाज 18th एंड फाइनल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है जी, अब बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड इस अमेंडमेंट का है क्या? बैकग्राउंड जो ऑफिशियली जो दिया जा रहा है, दैट इज़ जुडिशल एग्जीक्यूटिव टेंशंस थे बहुत, देयर वाज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, जिसकी वजह से गवर्नेंस पैरालिसिस में जा रही थी, एंड इट वाज हेडिंग टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इसको पूरे को क्लियर अप करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अलग से बनाया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, या फिर वही प्लेटफॉर्म जो है, सेम प्लेटफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट ना करे, सेम उसको इंटरप्रीट भी ना करे। इसी तरह फिर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए भी उसकी ज़रूरत दरकार थी, जिसकी वजह से ये पूरे जिन्होंने एक बेस बनाया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पैसेज ऑफ अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट होती कैसे? 2/3 मेजॉरिटी देखें उसकी ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। फिर जो है जी देखें नेशनल असेंबली उसको अप्रूव करती है, फिर सेनेट अप्रूव करती है, देन फाइनली प्रेसिडेंशियल असेंट उस पर ज़रूरत होता है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पास्ड अंडर आर्टिकल 299। ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखें, कोई भी अगर जब अमेंडमेंट आती है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है, तो उसके ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स मेजरली दिखाए गए हैं, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को स्ट्रेंथन करना, कि द सेम देयर शुड बी अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। जुडिशल एफिशिएंसी को इम्प्रोवाइज करना, लाइक देयर इज दिस थॉट एज वेल कि इफ़ समवन टेक्स द ऑफिस फॉर ग्रांटेड, अगर आप उसको बता देते हैं कि जी नहीं 3 4 या 5 साल तक आप इसी ऑफिस में रहेंगे, नो बडी इज़ गोना टच यू, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। लाइक दैट्स वन थॉट। इसी तरह फिर क्लैरिफाइंग मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, सिंस पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पे काम हो रहे थे, तो अब उसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी कि जी हु रिपोर्ट्स टू हु हेड्स हु, एंड सिंस वी हैव न्यूक्लियर एसेट्स एज वेल, और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनको कौन हेड, उसकी हेड करने के लिए एक सेपरेट ऑफिस की ज़रूरत थी। फिर जी इंश्योर पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस सच एज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये सारे
इस तरमीम की ज़रूरत है। दैट वाज द ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव। अभी सबसे पहले आ जाते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक आपकी सेपरेट एक प्लेटफॉर्म बनाया गया विच इज़ सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड it has exclusive jurisdiction for the constitution. अब for example constitution की interpretation है और it's either something between the provinces में आपस में कोई फड्डे वड्डे चल रहे हैं तो उसको clear out करने के लिए we have फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। अब पहले एक 1958 में जब इस्कंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया था तो उसके खिलाफ एक केस हुआ था विच वाज नोन एज डोसो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1958। तो इट वाज द केस वाज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली जो ये मार्शल लॉ लगी है दैट इज़ जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। तो अगर आगे चल ऐसे वो सारे केसेस पहले सुप्रीम कोर्ट में होते थे, अब उस नेचर के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी केस हैं वो आपके एफसीसी में होंगे, जबकि क्रिमिनल और सिविल केसेस वो सुप्रीम कोर्ट में ही चलते रहेंगे। कंपोजिशन जी एफसीसी बनी कैसी होगी? इक्वल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें। इट्स अ सेनेट स्ट्रक्चर्ड, बेसिकली सेनेट स्टाइल पे किया गया है कि जी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस की। और जजेस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंट होंगे। आपके फर्स्ट जो जज हैं इनके विच वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी विच ही इज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान। 14 नवंबर को जी अपॉइंट हुए एज द चीफ जस्टिस ऑफ द एफसीसी। पावर्स क्या हैं मैंने आपको पहले ही इसमें मैं आपको बता चुका हूँ जी। एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स, सूबे का प्रोविंस से प्रोविंस का फेडरेशन से या सूबों का आपस में अगर कोई डिस्प्यूट है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोई रेफरेंस है सिंस दे हैव द सुओ मोटो पावर्स एज वेल। सुप्रीम कोर्ट के पास अब नहीं है, तो एफसीसी के पास सुओ मोटो पावर्स हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस में भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, सो मैटर्स प्रीवियसली अंडर आर्टिकल 184(3) का मतलब है पहले 184(3) इज अबाउट द सुओ मोटो पावर्स, तो जिसमें कोर्ट के पास पावर्स होते हैं टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। नाउ दे हैव आल्सो बीन शिफ्टेड टू द एफसीसी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट पे क्या इम्पैक्ट हुआ? एक तो उनकी जुरिस्डिक्शन रिड्यूस हो गई, ठीक है जी। उनके पास लिमिटेशन आ गई और सुओ मोटो पावर्स दे कैन नॉट यूज़ देम ऑन द फंडामेंटल जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जुडिशल हायरार्की में चेंजिंग आ गई, सिंस पहले वो चीफ जस्टिस थे अब नहीं है, सिंस दे विल बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट द एंटायर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट नो लॉन्गर इज द फाइनल फॉरम टू इंटरप्रीट। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, पहले जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेगा रिकमेंडेशन ऑन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। नाउ जुडिशियल कमीशन इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विच आल्सो इंक्लूड्स एक्स ब्यूरोक्रेट्स। कंसेंट ऑफ कंसर्न्ड चीफ जस्टिस, जिस भी सूबे के जज उससे होगा वो कंसेंट उसकी ज़रूरी होगी। और फिर इसकी पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट इज़ टू एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी हो। जैसे कंसर्न्स ऑन जुडिशल इंडिपेंडेंसी, बहुत सारे क्रिटिक्स भी उन्होंने बोला कि जी एक तो सिंस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑफ एक्स ब्यूरोक्रेट्स या सिविलियंस होंगे या एग्जेक्टिव्स होंगे, एंड सिंस प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड कर रहा है तो एक बहुत सारा रिस्क है कि जी एग्जेक्टिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा जुडिशल इंडिपेंडेंस पे। दूसरा प्यूनिटिव ट्रांसफर्स, अगर कोई जज जो है जी फॉर एग्जांपल अगर किसी के फेवर में जा रहा है या किसी के अगेंस्ट जा रहा है तो एज अ पनिशमेंट उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर एक टेन्योर परसेप्शन पहले होता था कि जी इतने टाइम पीरियड में मैं यहीं रहूँगा, कोई मुझे टच नहीं कर सकता, आई कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो वो एक परसेप्शन ख़त्म हो गया। तो लीगल कम्युनिटी ने जी बड़ा इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो दीज आर द सम कंसर्न्स ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस। नाउ इफ़ दे आर राइट और रॉन्ग टाइम विल टेल ऑब्वियसली। मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग, अब पहले तो चीफ ऑफ आर्म स्टाफ को डेजिग्नेट कर दिया एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यूनिफाइड कमांड हो गया। नाउ द चीफ ऑफ आर्म स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस विल लीड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सो इट विल बी अ कोऑर्डिनेटेड फ्रंट ऑफ द एंटायर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। जॉइंट चीफ्स कमेटी चेयरमैन जॉइंट चीफ की पोस्ट अबॉलिश हो गई और पावर कंसंट्रेटेड इन द CDF, उसकी जगह पे आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ऑफिस आ गई, वहाँ पे आ गया। और पहले जो एक मिलिट्री बैलेंस होता था उससे डिपार्चर हो गया, आपके पास एक नया मिलिट्री बैलेंस आके बन गया है। उसके साथ साथ जी एक न्यू नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बना जिसका काम जो है दैट इज़ टू ओवरसी स्ट्रेटेजिक एंड न्यूक्लियर एसेट्स
इसकी अपॉइंटमेंट होगी ऑन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की रिकमेंडेशन में, विच विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब सिविलियन ओवरसाइट इस पर कितना होगा दैट इज़ अनक्लियर, वो आगे चल के पता चल जाएगा। लाइफ टाइम रैंक एंड प्रिविलेजेस, कोई भी जी 5 स्टार ऑफिसर जो कि पहुंचता है जैसे फील्ड मार्शल, ही विल रिटेन हिज रैंक फॉर लाइफ, विल बी अलाउड टू रिमेन इन द यूनिफॉर्म एंड देन रिटेन प्रिविलेजेस एंड प्रोटोकॉल जो कि ऑन सीट होते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए उनको वही मिलेंगे। Although these are rare provisions in democracies, but then again, every country has its own geostrategic needs. Every country differs from other country, especially when it comes to Pakistan. प्रेसिडेंशियल एंड गवर्नर इम्यूनिटी, प्रेसिडेंट ग्रांटेड लाइफ टाइम इम्यूनिटी पहले जी उनके ऑफिस तक होती थी, और गवर्नर जो है उनको जो टेन्योर है सिर्फ उसके दौरान उनको इम्यून किया जाएगा। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स बहुत आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है सच हायर ऑफिस, एक आपके द मोस्ट हाईएस्ट ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, तो उनको कैसे आप वो कर सकते हैं जी अकाउंटेबल नहीं कर सकते, सिंस वो कुछ भी कर जाएं कल को अकाउंटेबल नहीं होंगे, दे विल बी इम्यून अनलाइक अदर ऑर्डिनरी सिटीजन, सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। चेंजेस टू आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन जी 6A2 बेसिकली उसमें ये था कि जी अगर कोई भी एब्रोगेट करता है, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ख़त्म करना, कि अगर कल को कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके और आके बैठ जाता है या काबिज़ हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, या फिर काबिज़ हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पे या मुल्क पे आके काबिज़ हो जाता है या टेक्स ओवर द कंट्री, तो नो कोर्ट कैन वैलिडेट इट। अब उसमें पहले सिंस एफसीसी अभी बना है उसका जिक्र नहीं था, तो एफसीसी को भी डाला गया है। सो अभी रादर दैन पहले टर्मिनोलॉजी ये थी कि नो कोर्ट सच एज हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट में वैलिडेट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसकी जगह पे है एफसीसी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो जी दिस इज़ प्रीटी मच इट। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई बी हैप्पी टू आंसर, आप कमेंट कर लें। और पुरानी जो वीडियो है हमारी 1 to 26 अमेंडमेंट की, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। थैंक यू जी।